हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसको इस सिलेबस में यानी कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का नाम दिया गया है। तो आज हम इसी का 2018 का मॉडल पेपर यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये पेपर आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि प्रवक्ता का जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर आता है उसका लेवल कितना रहता है। और साथ ही दोस्तों, आपको ये भी यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले दोस्तों उसके प्रीवियस ईयर पेपर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के पॉलिटिकल साइंस का पेपर रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार क्लासेज और साथ ही यूकेपीएससी और यूकेएसएससी द्वारा आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके साथी जो भी पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किए हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी एजुकेशन अगर किसी अभ्यर्थी तक पहुंच जाती है, किसी अभ्यर्थी की हेल्प हो जाती है दोस्तों, तो वहां पर प्रत्येक को एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, 1887 में प्रकाशित जो पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे। तो दोस्तों 1887 में ये पुस्तक छपी थी। इसको प्रकाशित किया गया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी थी, और दूसरा दूसरा ये बन सकता है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों 1887 1887 में ये प्रकाशित हुई। और ये पुस्तक को जो प्रकाशित किया था, इसको जो लेखक थे दोस्तों वो कौन थे, वुडरो विल्सन। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों विल्सन, यानी कि वुडरो विल्सन है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रहने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, जो पद सोपान व्यवस्था थी उसके दोषों को उससे दूर रहने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था हेनरी फेयोल ने। किसने किया था, हेनरी फेयोल ने दोस्तों पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आदेश की एकता। आदेश की एकता सेंटेंस को ध्यान समझिए दोस्तों। इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। आदेश की एकता जो है, इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं दोस्तों, क्योंकि तीनों ऑप्शनों को अच्छे से समझना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। बहुत से अधिकारियों से आदेश ग्रहण करना, या अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, या दो परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना। तो दोस्तों आदेश की एकता जो सिद्धांत है, इसका तात्पर्य होता है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, उसको बोलते हैं आदेश की एकता। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, अपने से ऊपर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना को कहते हैं आदेश की एकता। तो इस सिद्धांत का तात्पर्य यही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है। ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या मुंबई। लोक प्रशासन संस्थान दोस्तों यह है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है लोक प्रशासन संस्थान। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों जो हाथोर्न एक्सपेरिमेंट थे, ये किसके नेतृत्व में किए गए थे। तो दोस्तों ये जो हाथोर्न प्रयोग किए गए थे, ये किए गए थे एल्टन मेयो के नेतृत्व में। किसके दोस्तों, एल्टन मेयो। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाथोर्न प्रयोग जो थे ये किसके नेतृत्व में किए गए थे, यानी कि किसके सुपरविजन में किए गए थे। ये किए गए थे दोस्तों, ये किए गए थे एल्टन मेयो के नेतृत्व में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण संबंधित है? तो दोस्तों जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है ये किससे संबंधित है दोस्तों? E.L. ग्लेडन या L.D. वाइट या W.F. बिलोबी या लूथर गुलिक? तो दोस्तों पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण जो है ये किससे संबंधित है? किसके द्वारा इस दृष्टिकोण को डेवलपमेंट किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? लूथर गुलिक। ठीक है दोस्तों, अगर लूथर भी आए तो ये आंसर भी सही हो जाएगा। और लूथर गुलिक ने दोस्तों पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण को जो है डेवलप किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल से आ रहे हैं, कितना क्रिटिकल क्वेश्चन पेपर बनता है फाइनली। ठीक है दोस्तों, इसलिए काफ़ी अच्छी आपको तैयारी की आवश्यकता है और ख़ास तौर पे इस तरीके की चीज़ों को आपने ज़्यादा नोटिस करना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जो ब्यूरोक्रेसी वर्ड है कॉमनली यूज होता है, ये ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों यह ऑप्शन है V.D. गार्ने ने या मोस्का ने या मैक्स वेबर ने या मिसेल मिसेल्स ने। तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों वो किया था V.D. गार्ने ने। किसने किया था? V.D. गॉर्ने। ठीक है दोस्तों, तो गौर ने जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गॉर्ने ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही के विशिष्ट गुण बताए थे, तो उनके अनुसार जो है नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? चमत्कारी सत्ता या परंपरागत सत्ता या विशिष्ट वर्गवादी सत्ता या विविध बौद्धिक सत्ता? तो दोस्तों इन्होंने जो मैक्स वेबर ने कहा था वो नौकरशाही का जो विशिष्ट गुण बताया था वो बताया था दोस्तों विविध बौद्धिक सत्ता, यानी कि विधिक बौद्धिक सत्ता को नौकरशाही का विशिष्ट गुण बताया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो नौकरशाही होती है दोस्तों, यानी कि आप नौकरी से समझिए इसमें, तो इसके अंतर्गत जो होता है दोस्तों विधिक तरीके से बौद्धिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो दोस्तों जो हमारी इंडियन पुलिस सर्विस है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर विभाग दे रखे हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो दोस्तों जो आपका ये भारतीय पुलिस सेवा है ये आती है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका मसूरी में। कहाँ है दोस्तों? मसूरी में स्थित है भारत की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में मसूरी में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो दोस्तों जो प्रशिक्षण है इसकी विशेषता क्या होती है? तैयारी या अभिविन्यास या ज्ञान या उपयुक्त सभी? तो अगर दोस्तों बात करें कि प्रशिक्षण की विशेषता क्या होगी, प्रशिक्षण एक प्रकार का ट्रेनिंग से मतलब है दोस्तों, और जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए पहले तैयारी भी करनी पड़ती है और उसका अभिविन्यास होता है और उसके बाद ज्ञानार्जन होता है। तो देखा जाए तो ये इसकी तीनों इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रशिक्षण की विशेषता में तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान तीनों का समावेश होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी?
तो दोस्तों प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा की भर्ती होती थी? ऑप्शन है चीन में, इंग्लैंड में, एशिया में या फ्रांस में। तो दोस्तों ये जो प्रतियोगिता के में जो है लोक सेवा में भर्ती होती थी, ये प्रोसेस किस देश में पहले होती थी? ये था दोस्तों आपका चीन में। कहाँ होती थी? चीन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चीन में प्राचीन काल में जो है चीन में जो है प्रतियोगिता के माध्यम से ही लोक सेवा में भर्ती की जाती थी। तो चाइना ऐसा कंट्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो दोस्तों लोक प्रशासन के अंतर्गत हम बात करें तो क्या करना होता है? लोक उद्देश्यों को जो इसका उद्देश्य होता है लोक नीति को पूरा करना और उसको क्रिएटिव रखना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, यही तो लोक प्रशासन कहलाता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले किसने कहा था? तो ये आपने याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कहा गया था दोस्तों, सबसे पहले कहा गया था एल डी वाइट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो एल डी वाइट ने सबसे पहले कहा था दोस्तों कि लोक प्रशासन में वो सभी कार्य होते हैं जो लोक नीति को पूरा करना और उनको क्रियान्वित करना, ये वाइट ने कहा था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति नाम दिया था? तो दोस्तों पद सोपान की प्रोसेस को स्केलर पद्धति नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन है आपके एल डी वाइट ने, साइमन ने, या मूने एंड रैले ने, या सैकलर हडसन ने। तो दोस्तों किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था? ये दिया था दोस्तों मूने एवं रैले ने। किसने दिया था? मूने एवं रैले ने दोस्तों पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था? तो विभागीय संगठन के जो 4 आधार हैं दोस्तों, ये विचार किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों लूथर गुलिक ने। किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था दोस्तों। विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार लूथर गुलिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों लूथर गुलिक से संबंधित 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन की उसको समझना है, इंपॉर्टेंस को समझना है, किस टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व देना है, इस चीज़ को आप समझना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो केवल आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आधार होते हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन के पेपर के लेवल को समझ जाते हैं तो उसके आधार पर आपका नेक्स्ट पेपर जो है बहुत आसानी से कवर हो जाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है दोस्तों। उतने सिलेबस को पूरा कवर करना मुश्किल है, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर विभागीय संगठन के 4 आधारों का जो विचार दिया था वो दिया था लूथर गुलिक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दोस्तों वित्त आयोग के गठन की बातें कही गई हैं। और आपको साथियों इसमें सारे अनुच्छेदों का अच्छे से अध्ययन करना होगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है। तो दोस्तों एसेटन समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से, भर्ती से, या पदोन्नति से, या प्रशिक्षण से? तो दोस्तों जो एसेटन समिति है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? यह है प्रशिक्षण से। और ये जो है एसेटन समिति प्रतिवेदन दोस्तों, ये ट्रेनिंग से संबंधित है, प्रशिक्षण से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों लोक प्रशासन का जनक किसे माना गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोक प्रशासन से दूसरा क्वेश्चन आया है दोस्तों ये। तो ये इसका जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक दोस्तों वुडरो विल्सन को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। वुडरो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का जनक माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर एल डी वाइट, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, इनके नाम ज़्यादा पूछे गए हैं इन क्वेश्चन में। अभी तक हम जो 19 क्वेश्चन देखे हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए जो है आप
ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे जो ये हैं, इनको जो है पॉलिटिशियन हैं, इनको दोस्तों आप ज़रूर इनको क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इवेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है दोस्तों? तो सुशासन पर लिखी गई ये पुस्तक जो है दोस्तों, सुशासन पर लिखी गई है, और इस पुस्तक का नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं डेविड ऑसबर्न एंड टेड गैबलर, ठीक है। डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैम्बलर जो हैं दोस्तों, ये री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो दोस्तों कब आयोजित किए गए थे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के जो चुनाव हुए थे, वो संवैधानिक सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों ये किए गए थे जुलाई 1946 में। तो कैबिनेट मिशन योजना जब चली थी, तो उस समय जो संवैधानिक सभा बनी थी, उस सभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? जुलाई 1946 में। तो जुलाई 1946 में दोस्तों संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। तो दोस्तों जो नगर राज्य, ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये नगर राज्य शब्दावली जो है वो संबंधित है प्राचीन यूनान से, ठीक है दोस्तों। किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य शब्दावली दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः कब वापस लिया गया था? तो दोस्तों जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, क्योंकि भारत में एक क्रांतिकारी के रूप में महात्मा गांधी ने पूरा भारत की स्वतंत्रता पर अपना समर्पण किया था, तो उनमें उस दौरान जो असहयोग आंदोलन को अंततः वापस कब लिया गया था? तो ऑप्शन है पार्टी के दिशा निर्देशों पर, या चौरा चौरी हिंसक वारदात होने के कारण, या ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने के पर, या सरकार द्वारा दमनकारी कार्यवाही होने के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में क्या हो गया था कि चौरा चौरी में हिंसक वारदात हो गई थी दोस्तों, और इस कारण से जो है महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने उन साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो पॉलिटिकल साइंस से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? तो दोस्तों अगर जनमत की किया जाए स्वस्थ तरीके से, यानी कि एक फेयर जनमत हो, तो उसके निर्माण में क्या बाधा आती है? तो यहाँ पर स्वतंत्र प्रेस, या सकारात्मक पत्रकारिता, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, या राष्ट्रपति के भाषण। तो दोस्तों यहाँ पर स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में जो बाधा आती है, वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है प्रेस को नियंत्रित। तो जो जनमत के विनिर्माण में जो बाधा आएगी दोस्तों, क्या होगा? वो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। अगर सांप्रदायिकता की भावना बढ़ेगी दोस्तों, तो स्वस्थ जनमत नहीं हो सकता। फिर पार्टीवाद होगा दोस्तों, और पार्टीवाद होगा तो उसमें क्या होगा कि आप जो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने मतों का प्रयोग कहाँ करेगा दोस्तों? वो करेगा गलत जगहों पे, क्योंकि जहाँ पर पार्टीवाद होता है दोस्तों, वहाँ पर मजबूरी में भी वोट दूसरी ओर जाता है। तो स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा होने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं हैं? तो दोस्तों अगर हम प्रजातंत्र की बात करें, यानी कि एक लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है, इसमें राजनीतिक दलों में से निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखें तो लोकमत का निर्माण करना,
ये तो इसमें जो है दोस्तों ये प्रजातंत्र के अंतर्गत कार्य आता है राजनीतिक दलों का। लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, ये भी प्रजातंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना, ये भी बिल्कुल उसके अंतर्गत है। लेकिन अगर देखें तो प्रेस को नियंत्रित करना, ये प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना और राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, ये प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के लिए ये कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ के हिसाब से सही है, बट वैसे देखा जाए तो दोस्तों यही ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो होम रूल आंदोलन चला था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था वो क्या था? वो था दोस्तों भारत के लिए स्वशासन, ठीक है दोस्तों। तो ये होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था, वो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के लिए स्वशासन हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। तो दोस्तों जो कार्ल मार्क्स थे उनका जो अनंतिम उद्देश्य था वो क्या स्थापित करना था? एक जाति विहीन समाज या धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज, या नैतिकता पर आधारित एक समाज। तो दोस्तों जो मार्क्स का अंतिम उद्देश्य था वो क्या था? एक वर्ग विहीन समाज, ठीक है दोस्तों। समाज में वर्ग जाति वर्ग का भेदभाव ना हो और वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना जो है मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि? तो दोस्तों जो पारंपरिक उदारवाद है उसके कंपेयर में जो मॉडर्न उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है, वो थोड़ा अलग है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पारंपरिक उदारवाद है उसके कंपेयर में आधुनिक उदारवाद क्यों है? क्योंकि यह विश्व को क्या करना चाहता है? सभी प्रकार के अत्याचारों और जो शोषण होते हैं उन शोषणों से मुक्त करना चाहता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अत्याचार और शोषण से मुक्त रखना आधुनिक उदारवाद का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। जबकि पारंपरिक उदारवाद में दोस्तों जो पुराने रीति रिवाज चले होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे सारे जनसत्ताएं चलती हैं। तो इसलिए जो है आधुनिक उदारवाद जो है दोस्तों ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य आसान से क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत सामान्य सी बात है, ये सभी अभ्यर्थियों को पता ही हुआ, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। तो वी.आर. अम्बेडकर दोस्तों यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए वी.आर. अम्बेडकर की पूरी डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और उनके कार्यों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये हैं दोस्तों डेविड ईस्टर्न। दोस्तों क्या हैं? डेविड ईस्टर्न जो हैं ये लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह है वी पेरेटो ने, और जी मोस्का ने, और रॉबर्ट मिचेल्स ने दोस्तों। इन तीनों ने दोस्तों विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है इसमें इसमें अपना पूर्ण सहयोग दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, अदरवाइज ये लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के सदस्य नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। तो दोस्तों जो उत्तर व्यवहारवाद है वो किस चीज़ को महत्व देता है, किस चीज़ को बल देता है दोस्तों? तो ऑप्शन है उपादेयता पर,
या कृत्य पर। तो दोस्तों जो उत्तर व्यवहारवाद है वो उपादेयता पर भी और कृत्य पर भी दोनों पर बल देता है। ठीक है, तो कर्म जो किए जा रहे हैं उन पर भी बल देता है और साथ ही उसकी उपादेयता पर भी बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें सही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं? तो दोस्तों डेविड ईस्टर के जो आगत निर्गत विश्लेषण है इसके मुख्य चर क्या हैं? मांग, समर्थन, पुनः निवेश या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों डेविड ईस्टर के जो आगत निर्गत विश्लेषण है इसके जो मुख्य चर हैं वो हैं आपके मांग भी है दोस्तों, और समर्थन भी है इसमें, और पुनः निवेश भी है। तो ये आगत निर्गत में दोस्तों मांग को भी देखा जाता है, और जिस चीज़ की मांग होती है उसको समर्थन देना होता है, उसको महत्व देना होता है, और साथ ही उस पर जो है पुनः इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर से निवेश करना होता है। तो तीनों के तीनों इसके सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो दोस्तों जो राज्य होता है वो केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक सर्वोच्च समुदाय है। ठीक है, तो राज्य क्या है? एक सर्वोच्च समुदाय। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा गया था दोस्तों अरस्तु के द्वारा। तो अरस्तु ने कहा था दोस्तों राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दो सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो संसद के दो सत्र होते हैं उनके मध्य का जो अधिकतम अंतराल वो नहीं होना चाहिए। 1 माह से अधिक, या 3 माह से अधिक, या 6 माह से अधिक, या 9 माह से अधिक। तो दोस्तों जो संसद के दो सत्र हैं उनके जो बीच का जो समय है वो लगातार जो है 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। तो संसद में दो सत्र दोस्तों हमेशा 6 माह के अंतर्गत लगातार चलते रहने चाहिए सत्र। ठीक है, 6 माह में एक बार संसद के सत्रों का होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर 6 माह से अधिक हो जाते हैं तो वो जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों जो परिधीय देश होते हैं केंद्र पर निर्भर किस बात के लिए होते हैं? वो होते हैं निर्मित सामान के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी देश हों वो केंद्र से आपसी वैल्यू करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हर देश में जो सामान का निर्माण होता है, निर्मित होता है, वो देश जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? आमतौर पर क्या करते हैं? सामान का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो निर्मित सामान के लिए परिधि देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो किसने कहा था दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है? दंड एवं पुरस्कार विधि द्वारा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज की सुख की वृद्धि करने की बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है दोस्तों? ये कही गई है दोस्तों जेरेमी बेंथम ने। किसके द्वारा ये कहा गया है दोस्तों? जेरेमी बेंथम। किसने कहा है? जेरेमी बेंथम ने कहा है दोस्तों कि दंड एवं पुरस्कार द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जेरेमी बेंथम ने कहा है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक तो नाम यहाँ पर थोड़ा जेरेमी बेंथम थोड़ा क्रिटिकल है, और साथ ही दोस्तों जो सेंटेंस का है वो भी दंड और पुरस्कार को महत्व दिया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एंटोनियो ग्रेस्मी। एंटोनियो ग्रेस्मी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं? तो दोस्तों नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं? परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एंटोनियो ग्रेस्मी के ने जो है नागरिक समाज की जो संस्थाएं मानी हैं, तो पहला तो परिवार होता है नागरिक समाज, क्योंकि किसी भी नागरिक को समाज का सदस्य बनाने के लिए सबसे पहले कौन हेल्पफुल होता है दोस्तों? परिवार होता है।
कोई भी बच्चा होता है तो उसको जो है सबसे पहले उसका परिवार ही उसका समाज होता है दोस्तों। उसके बाद फिर वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय उसका समाज हो जाता है, उसके दोस्त बनते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो अपने 2-3 मित्रों का नाम बताते हैं क्लास के छोटे बच्चों को, जैसे आपने एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड के बच्चों को देखा होगा। तो वो अपने मुख्य दोस्त बना लेते हैं और कुछ दोस्त उनके जो अदर में आते हैं, और साथ ही स्कूल के सभी बच्चों के साथ वो रहता है। तो वो भी एक समाज उसके लिए बन जाता है, पाठशाला। उसके अलावा धार्मिक संस्थाएं होती हैं दोस्तों, धार्मिक संस्थाओं में जाके लोग जो है एक समाज की ओर दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपके पॉलिटिकल साइंस में कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें, उत्तराखंड की भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अपने सब्जेक्ट की तो महारथी आपने बनना ही है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो जो 90 4-5 या ऐसी कुछ वैकेंसी जो इसमें आई हुई है दोस्तों, उनमें आप आराम से अपनी जगह बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, इसलिए पढ़ाई का लेवल भी हाई ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है आप क्लास से जुड़े रहें। हमारे द्वारा जो क्लासेस कराई जाएंगी दोस्तों, उसमें आपको जो है कंटिन्यू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ ही किसी किसी टॉपिक पर आपको जो है डीप स्टडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक मजबूत प्रिपरेशन के लिए आज आप हमारी लगातार क्लासेस को वॉच करते रहिएगा, और जहाँ पर कोई चीज़ आपको टफ लगती है उसको जो है आप नोटबुक में नोट करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन है वेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी या उपरोक्त सभी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित दोस्तों यहाँ पर बेलमती चौहान भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रही हैं, हंसा धनाई का नाम भी है दोस्तों, और जो सुशीला बलूनी है ये भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी महिलाएं रही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड वाली जो हमारी क्लास चल रही है प्लेलिस्ट में, उसको भी आप ज़रूर वॉच करते रहिएगा, उससे आपको काफ़ी मजबूती मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे पॉलिटिकल साइंस में जो उत्तराखंड से संबंधित होंगे। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति से संबंधित होंगे, अन्य प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नदियाँ ताल झरने से संबंधित इस टाइप से चीज़ें नहीं आएंगी दोस्तों। बट आपको जो है जो सामान्य ज्ञान या आंदोलन से संबंधित हैं दोस्तों, उन चीज़ों को आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? तो दोस्तों जो संविधान का नियम है उसके अंतर्गत क्या है कि कौन सी संस्था जो मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है? तो वह है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है संसद एक ऐसा है जो संविधान के द्वारा जो है संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? तो दोस्तों स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो संतुलन बनाने का जो सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था जॉन रॉल्स ने। किसने दिया था दोस्तों? जॉन रॉल्स ने कहा था दोस्तों कि जो स्वतंत्रता है और समानता है, इसके मध्य एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत सराहनीय सिद्धांत था, ये दिया था जॉन रॉल्स ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो दोस्तों जो संघात्मक सरकार है, क्योंकि सरकार जो संघों का समूह, तो इसके द्वारा जो सफल संगठन हेतु जो आवश्यक शर्तें क्या हैं? ऑप्शन है भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, या केंद्र राज्य समन्वय, उपरोक्त सभी। तो अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है कि दोस्तों भौगोलिक समीपता का होना भी जरूरी है संघात्मक सरकार में, और सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता होना भी जरूरी है, और केंद्र राज्य में आपस में समन्वय होना भी जरूरी है, तभी तो एक संघात्मक सरकार जो है सफल होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से समीपता भी होनी चाहिए, आपस में भौगोलिक परिस्थिति को समझना भी आना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण इक्वल होने एक जैसा होना चाहिए, मतलब
उसमें समानता होनी चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय होना भी ज़रूरी है। तो ये एक संघात्मक सरकार जो होती है उसके वो सफल तब वो संगठित होती है और तब वो अपना शासन प्रशासन सही से चला पाती है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जो भारत है वो लोकतंत्रात्मक है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है प्रजा को खुश रखना भी ज़रूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोस्तों देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना बिल्कुल गलत। देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्योंकि देखो जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों उनका उद्देश्य क्या रखा गया है? देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो अनाम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है दबाव समूह को दोस्तों? तो ये दिया गया है दोस्तों, ये है एस ई फाइनर के द्वारा। किसके द्वारा? एस ई फाइनर के द्वारा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट्स क्लियर हों, ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? सीधे सीधे सही आंसर को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हमें इस यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है उन ऑप्शन वो ऑप्शन दिमाग में घूमेंगे और सही आंसर जो है दिमाग से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा जो दी थी वो दी थी फाइनर ने। किसने दी थी दोस्तों? फाइनर ने। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अनाम साम्राज्य, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांत हैं इसमें राज्य को एक आवश्यक बुराई किसने माना है? ऑप्शन है समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद या व्यक्तिवाद। तो दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांतों कौन से राजनीतिक सिद्धांतवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है वो है दोस्तों व्यक्तिवाद। किसने दोस्तों? व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो सामाजिक समझौते को एक विचार के रूप में नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है रॉल्स को। किसको दिया गया है दोस्तों? रॉल्स को दिया गया है दोस्तों। सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप देने का श्रेय जो है रॉल्स को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक समझौते हैं, सामाजिक जो डिसीजन हैं, जो सामाजिक अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं और उनके बीच जो समझौते किए गए हैं उस विचार को एक नया रूप दिया था और इसको इसलिए जो है रॉल्स को इसका क्रेडिट जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के इस वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो दोस्तों कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक मतलब आलोचना नहीं की थी? तो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत की जो आलोचना नहीं की थी दोस्तों वो हैं गार्नर। किसके द्वारा दोस्तों? गार्नर ने दोस्तों संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत की आलोचना नहीं की थी। बाकी अन्य जो है क्रैब, हॉलैंड और डिग्वी दोस्तों इन्होंने जो है संवैधानिक सिद्धांत की जो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी दोस्तों। बट गार्नर ने दोस्तों इसकी प्रशंसा की थी संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर परमाणु अप्रसार संधि दोस्तों 1968 में हुई थी, बिल्कुल सही है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है 1996 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो भी 1998 में हुआ था। अब बात आती है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि दोस्तों, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये हुआ था 5 अगस्त 1963 को। कब हुआ था? 5 अगस्त 1963 को। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, इसको कहा जाता है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आंशिक परमाणु, ठीक है? इनको चारों को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो जिसमें करेक्शन करना है ये वैसे रॉन्ग है, ठीक है? ये रॉन्ग है, बट इसको मैं सुधार आपको बता रहा हूँ कि आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि दोस्तों हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और 5 अगस्त को हुई तो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था 5 अगस्त को, ठीक है? और
ये इसको जो है पीटीबीपी में पीटीबीटी भी कहा जाता है इसको। पीटीबीटी ये इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो यही इसका बनेगा। और साथ ही दोस्तों ये जो है इस परीक्षण के अंतर्गत क्या चीज़ कही गई थी, जिस इसमें क्या होता है कि वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये एक प्रतिबंध संधि थी और ये प्रतिबंध संधि दोस्तों 5 अगस्त 1963 को हुई थी। प्रतिबंध था, ये परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। और कहाँ कहाँ दोस्तों, ये वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है 1963 है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी जो ऑप्शन नंबर अन्य हैं ये सब सही हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में इनको डेट आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, किस ईयर में कौन सा परीक्षण हुआ है, कौन सी संधि हुई है। और साथ ही फर्स्ट वाले को मैंने आपको बता दिया, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ये हुई थी 5 अगस्त 1963 को। इसको पीटीबीटी भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो परीक्षण हुए थे की बात कही गई थी, वो कही थी वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे जो है परमाणु परीक्षण, इन तीनों में नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रतिबंध था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्ष्य नहीं है। तो डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्ष्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो व्यवस्थाबद्धीकरण जो डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। व्यवस्था करना, व्यवस्थाबद्धीकरण का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें परमाणीकरण की बात भी इसमें होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और समग्रता भी इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बट इसके अंतर्गत दोस्तों प्रासंगिकता का सिद्धांत नहीं आता। व्यवहारवाद के सिद्धांत का ये लक्षण है ही नहीं। प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। जो डेविड ईस्टन ने दिया है दोस्तों व्यवहार का सिद्धांत, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। उसके अंतर्गत व्यवस्थाबद्धीकरण भी आता है, परमाणीकरण भी आता है और समग्रता भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इस हिसाब से सही है। वैसे देखा जाए तो ये तीन ऑप्शन सही है, बट सी वाला रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक जो होते हैं, आपको पता ही है, अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं दोस्तों जिनकी संख्या प्रदेश के अन्य या प्रदेश या देश में अन्य टोटल जनसंख्या के हिसाब से जिनका रेशियो कम होता है, यानी कि जो कम अनुपात में जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा उनकी होती है, बहुत कम संख्या में वो लोग होते हैं, तो उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व देने में कौन सी पद्धति नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बाकी अन्य सारी पद्धतियाँ जैसे द्वितीय मतदान प्रणाली है, पृथक निर्वाचन प्रणाली है, सूची प्रणाली है, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व देने के लिए। बट जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा दिया गया। तो जो सांस्कृतिक क्रांति और स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किस राजनेता द्वारा किया गया था, ऑप्शन है हिटलर, माओ, मुसोलिनी या लेनिन। तो जो सांस्कृतिक क्रांति और स्थायी क्रांति, इन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था माओ के द्वारा। किसके द्वारा? माओ के द्वारा दोस्तों सांस्कृतिक क्रांति और स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसकी एक क्लास और आएगी जिसके अंतर्गत हमारे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होंगे। क्योंकि क्लास डिटेल पूरा समझनी होती है, तो इसलिए हम जल्दबाजी में एक साथ केवल 100 आंसरों को आपको बताकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए आपको डिटेल से अच्छे से समझा दिया गया है, जिसके आधार पर आप आसानी से इन चीज़ को समझ कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हमारे 51 से 100 तक के क्वेश्चन आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही दोस्तों अपने एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप
एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, और 12th तक की, और साथ ही दोस्तों ग्रेजुएशन की बुक्स ले लीजिए, और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स ले लीजिए। और उसके अलावा थोड़ा अपना जो है उत्तराखंड के जो आंदोलन हैं, और स्वतंत्र उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, और आपके जो संवैधानिक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी आपको अदर किसी प्रकार की कोई अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, कि बुक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। साथ ही हमारे द्वारा जो क्लासें यहाँ पर कराई जा रही हैं, इसमें हम इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा ज़्यादा क्लासेस कराएंगे। डिटेल क्लासेस में दोस्तों हम कभी कभी डिटेल क्लासेस भी लेंगे, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगे, ठीक है दोस्तों, उनको हम डिटेल क्लास लेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अपने दोस्तों को उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही अदर प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप हमारे क्लासेस को देख सकते हैं, और वहाँ से जो है जिस प्रकार के अभ्यर्थी आपके परिचित हों उनको उन क्लासेस को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी एप्लीकेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे उत्तराखंड राज्य संबंधित कोई ग्रुप सी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा हो, चाहे आपका प्रवक्ता से संबंधित कुछ हो, तो जो भी क्लासेस हमारे द्वारा कराई जा रही है दोस्तों, आप उनको शेयर करके उस प्रकार के अभ्यर्थी को जो आपके परिचित हों, जो आपके परिचित जो है क्लासेस पढ़ रहे हों, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, या जिस भी उन्होंने समूह गौ का जो भी एग्ज़ाम अप्लाई किया है, हमारी प्लेलिस्ट से उन क्लासेस को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।